हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, 17 जुलाई 2022 को यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा सप्लाई इंस्पेक्टर यूडीए और एलडीए की परीक्षा संपन्न हुई है। और इसमें जो पेपर हुआ, एक ही पेपर हुआ था जिसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस वीडियो का जो पार्ट 1 है उसमें हमने 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया था। अब ये जो वीडियो मिलेगा आपको, इसमें हम शेष प्रश्न यानी कि 31 से लेकर 100 तक के सभी प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो कुछ मायनों में बड़ा स्पेशल रहने वाला है। आपको मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि लेखपाल भर्ती परीक्षा और पीईटी की परीक्षा से पहले आपको अच्छे से तैयार कर लेना होगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं और आगे की परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो अगर आपने कहीं और भी देखा हुआ है इसकी आंसर की, सप्लाई इंस्पेक्टर की, तब भी इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे पहले तो हम 31 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को यहाँ पर हम करेंगे डिस्कस। इसके बाद पहले पार्ट के जो 1 से 30 तक के प्रश्न हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में, ताकि अगर आपने पार्ट 1 वॉच नहीं किया है तो पार्ट 2 में ही आपको सभी 100 प्रश्न यहाँ पर मिल जाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 31वां क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम क्या है? तो सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए पृथ्वी-1। ठीक है, पृथ्वी-1 इसका नाम है, विकल्प ए इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है? तो देखिए, ये करंट अफेयर का प्रश्न है और आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए कि करंट अफेयर में जब भी दो देशों के बीच कोई समझौता हो रहा है तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो जब आप करंट अफेयर पढ़ें तो ऐसे प्रश्नों को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ देश कौन सा है? तो 4 विकल्पों में से आपका यहाँ पर सही जवाब है यूएसए, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया है? तो ये जो फ्रंटियर नामक सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, इसको विकसित किया गया है कहाँ पर? तो सही जवाब है यूएसए में, यानी कि विकल्प डी इसका करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में आपको मिलेगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था? तो ये तीनों कार्यक्रम शुरू किए गए थे। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। फिर देखिए 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में किस समिति का गठन किया गया था? तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम आपको बताना है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, अशोक दलवाई समिति। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पूरा योजना से संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, पूरा योजना से संबंधित है। जितनी भी योजनाएं हैं, खासतौर से 2018 के बाद से सभी योजनाओं को रट लीजिए, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं हम लोग, और प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कांच की चूड़ियाँ आ जाती हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, कांच की चूड़ियाँ। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, 2 सही 1/7 धन 4 सही 1/3 धन 5 सही 1/7 बराबर कितना होगा? तो इसका आंसर आपको लिखना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं इनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 7 दूनी 14 15/7
3 चौके 12, एक 13/3 और 7 बजे 35, एक 36/7। तो बस आपको क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है और आपको बस 15/7 धन 13/3 और 36/7 को हल कर लेना है। ये 21 हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, भाग देंगे। मतलब यहाँ पर जो इसका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 11 सही 13/21। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कथक। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जितने भी लोक कलाएं हैं तो उसको बिल्कुल याद रखिएगा, जो फोक डांस है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आ गया है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? जो लोग गांव से हैं वो लोग बिल्कुल जानते होंगे कि मक्का जो होती है रबी की फसल नहीं होती है। और अब नीचे वाला जो ये गन्ना है, गन्ना भी खरीफ की फसल मानी जाती है, मक्का भी इसमें शामिल है। तो बी और सी तो बाहर हो गया, सही बचता है ऑप्शन ए, गेहूँ, चना, मटर, जौ। तो जो फसलें जो होती हैं दिसंबर जनवरी में बोई जाती हैं वो रबी की फसलें होती हैं, और जो फसलें बोई जाती हैं जून जुलाई में वो फसलें खरीफ की फसलें होती हैं। मार्च अप्रैल बोई जाने जो फसलें होती हैं वो जायद की होती हैं। तो ये आप याद रखिएगा, तो आपको आसानी से जो है ऐसे प्रश्नों को हल करने में सुविधा रहेगी। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में मिलेगा आपको? तो मेरठ में मिलेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाइए। प्रश्न है यहाँ पर कि 14 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बटा 18 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है ये किस फॉर्मेट में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में है। तो बस आपको इसी के फॉर्मेट पर इसको हल करना है और इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4/7। इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 4/7। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 सेकेंड 1 घंटे का कितना दशमलव होता है? व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज ए सेकेंड? दैट इज 0.000126 हो जाता है। ये रट लेना आप, तो आपको सुविधा रहेगी। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग आपसे पूछा जा रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो देखो जो पहली 5 अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन सी हैं? ये हो जाती हैं 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5, 7 और 11 हो जाती है। इसको बस ऐड कर लेना आपको, हो जाएगा इसका 28। फिर देखिए ये जो प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, तो यहाँ पर मैं आपको जो है जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का एक अलग वीडियो दे दूंगा, ताकि लेखपाल भर्ती में भी आपको आइडिया लग सके कि किस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी आपको करनी है। और प्रश्न बहुत ही सरल पैटर्न पर है, लेकिन अगर मैं सभी प्रश्नों को हल करूंगा तो जो आंसर की होगी लंबी हो जाएगी, और बहुत सारे लोग जो सिर्फ टाइमिंग देखकर वीडियो को वॉच करते हैं वो लोग यहाँ पर आएंगे नहीं। तो वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 10 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ये पता करिए कि प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं 10 और 40 के बीच। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये हो जाएगा आपका 1 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर 19 और फिर 23 के साथ बाद आ जाएगा 29 के बाद आ जाएगा 31 और 37। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने बन रहे हैं, 8 संख्याएं बन रही हैं। इन सबको जो है क्या करना है, ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद क्या करना है, इनको 8 से भाग दे देना है। आपका उत्तर आ जाएगा होगा 22.5। तो यहाँ पर जो सही जवाब बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन ए 22.5। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर देखिए हल कीजिए, तो ऐसे प्रश्नों को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। 49 हो गया। फिर आ जाइए यहाँ पर देखिए 50 से 52 के बीच में जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर देखिए सारणी दी गई है, बस आसान होते हैं। अगर एक बार भी आप ध्यान से देख लेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल हल कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्नों पर। और अगला प्रश्न क्या है, तो हाँ, निम्नलिखित में किस फंक्शन की का प्रयोग, जो F1 वाली बटन होती है ना, जब आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं सबसे ऊपर F1 वाली बटन होती है, तो F1 वाली बटन में जो कौन सी फंक्शन की आप दबाएंगे रीनेम करने के लिए, तो वह F2 को आपको प्रेस करना पड़ता है। सेलेक्ट करके जब आप F2 दबाते हैं तो रीनेम करने के लिए आपका ऑप्शन आ जाता है। दस्तावेज का जब आप प्रिंट लेने वाले हैं तो उस समय आपको 2 बात चेक करनी होती है कि पेपर सेटिंग देखिए कि पेपर की सेटिंग कैसी है, डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देख लेना ताकि क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, किस प्रकार से आपको सेट करना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। फिर है MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए आपको राइट एरो का प्रयोग करना होता है। आपको पता ही है कि नीचे आपको जो है 4 बटन वहाँ पर आपको मिलती है, एक ऐसी होती है, एक इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो ये बटन आपको प्रेस करना होता है राइट एरो। ऑप्शन डी करेक्ट है। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है, तो ये होता है फंक्शंस। ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर देखिए पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपर लिंक डालने के लिए बहुत सारे लोग Ctrl+S दबा दिए हैं, गलत हो जाएगा, Ctrl+K दबाना था आपको, तो उससे आप हाइपर लिंक डाल सकते हैं।
हाइपरलिंक का मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए ये लिंक डाले जाते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 58 नंबर पे आ जाइए। और 58 नंबर का क्वेश्चन है कि नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। देखिए ये प्रश्न अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि सभी प्रश्न जो थे बहुत टफ नहीं थे, लेकिन इतने आसान भी नहीं थे कि आप मतलब बिना पढ़े आपको आसान तो नहीं लगने वाला है। स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी, जब आप हार्ड स्टडी करेंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ ये प्रश्न सरल हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रश्न बिल्कुल हलवा थे, हलवा इतने भी नहीं थे। फिलहाल आप खुद ही देखिए कि अगर इसका उत्तर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ तो बताइए कि इसका उत्तर क्या आप गेस करेंगे। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मौर्य, कनिष्क या अकबर। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य 58 का सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाइए। प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर वापस जाओ का नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक कौन था। तो आपको सभी चिकित्सकों के नाम याद रखने पड़ेंगे। धन्वंतरी किस राजा के दरबार में रहते थे, चरक कहाँ पर रहते थे, पतंजलि कहाँ पर रहते थे, तो सब याद रखिए। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 60 है सही जवाब हो जाएगा चरक, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पत्र में विलय। अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये लेटर राइटिंग से संबंधित हैं। और लेटर राइटिंग अगर आप आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको लेटर राइटिंग से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको फेस करना ही पड़ेगा, तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। एक पत्र में विषय जो सब्जेक्ट आप लिखते हैं कब लिखते हैं, अभिवादन से पहले लिखते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। लेटर राइटिंग पर जो वीडियो जाएंगे उसको जरूर वॉच कीजिएगा और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान। तो आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए मतलब आंतरिक मतलब समझ रहे हैं ना कि ये कार्यालय आदेश होता है कि ये कर्मचारी के लिए होता है और ये कार्यालय आदेश कहा जाता है इसको, ठीक है। फिर देखिए केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए निम्नलिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है। केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए संचार के रूपों का 7 प्रकार होते हैं यहाँ पर। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है 7। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन क्या होता है। तो केंद्र सरकार में जब आप पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर सर या मैडम लिख देते हैं, बाकी कुछ तो आप लिख नहीं सकते वहाँ पर, ठीक है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है सर या मैडम। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा जा रहा है, हिंदी के प्रश्न आ गए हैं आपके, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है। वचन, प्रहार, कुंडली या सर्प। सही जवाब इसका कुंडली। कुंडली बनाई जाती है, मतलब कुंडली जो है वो एक स्त्रीलिंग का शब्द है। नमक मिर्च लगाना तो बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, विकल्प बी सही है। सावन हरे ना भादो सूखे का मतलब होगा सदा एक समान रहना, ऑप्शन ए करेक्ट है। जिसने ऋण चुका दिया हो मतलब ऋण हो गया वो, ऑप्शन बी करेक्ट है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और दिन शब्द का श्रुतिसम भिन्नार्थक मतलब सुनने में समान लगे अर्थ अलग होता है, मतलब दिन का दिन लिख सकते हैं आप, तो ये आपका होगा श्रुतिसम भिन्नार्थक। निरक्षर का विलोम हो जाएगा साक्षर, ऑप्शन बी करेक्ट है। आँख शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर लोचन, ऑप्शन सी करेक्ट है। सत्यार्थी मतलब सत्यधन अर्थी, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर हो गया आपका, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। द करेक्टेड कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर। द करेक्टेड कॉपी पुट अप फॉर सिग्नेचर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है, विकल्प ए करेक्ट है। और विकल्पों में दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम इज रिलीज्ड ऑन मंडे 75, इसका सही जवाब हो जाएगा इसके लिए विज्ञापन सोमवार को जारी किया गया है, तो विकल्प बी इसका करेक्ट है। कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ क्या हो जाएगा। कृपण का मतलब कंजूस से होता है और कृपाण का मतलब कटार से होता है, तो विकल्प बी इसका करेक्ट है। फिर देखिए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। हेल्दी माइंड लाइव्स इन हेल्दी बॉडी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि स्वस्थ भोजन करिए, स्वस्थ सोचिए और एक्सरसाइज पर डे करिए, इससे आपकी जो स्मरण शक्ति होगी वो बढ़ेगी। विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट गिवन हिंदी, तो ट्रांसलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑथेंटिकेशन की हिंदी क्या होगी। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या हो जाएगा, प्रमाणीकरण,
तो विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। तो इट इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू नोटिफिकेशन, सही जवाब हो जाएगा यह अधिसूचना के माध्यम से संसूचित किया जाता है, तो विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्नों का निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। तो ट्रांसलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। आधिकारिक पत्रों को सभी पहलुओं में शुद्धता, संक्षिप्तता और अस्पष्टता का अच्छा मिश्रण माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। द ऑफिशियल लेटर्स आर सपोज टू बी फाइन ब्लेंड ऑफ करेक्टनेस, कंसाइजनेस एंड क्लियरिटी इन ऑल एस्पेक्ट, विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। तो अंग्रेजी अनुवाद क्या है, वे जानकारी को गोपनीय रखने के लिए लिखे गए हैं, 81 है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दे आर रिटेन टू कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। सरकारी एजेंसियों के लिए पत्राचार कोई मामूली बात नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का करस्पॉन्डेंस इज नो माइनर मैटर फॉर नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। पत्राचार सरकारों और ग्राहकों के बीच बातचीत के प्रमुख बिंदुओं में से एक है, मतलब इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। करस्पॉन्डेंस इज वन ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड कस्टमर्स, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। देन आफ्टर आगे बढ़िए और आ जाइए 84 पे। और पत्राचार एक उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव बना या बिगाड़ सकता है, इसको अंग्रेजी में लिखना होगा आपको। तो आप क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डेंस कैन मेक आर ब्रेक एन एक्सीलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। फिर देखिए बाकी जो प्रश्न हैं, तो यहाँ पर जो बाकी के प्रश्न हैं ये आप देख सकते हैं कि ये अनसीन पैसेज हैं। अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो ये तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर भी आप इसको आराम से देख लीजिएगा। देखने के बाद उत्तर देने का प्रयास करिएगा, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अगर कहीं पर कोई कठिनाई आती है तो आप वहीं पर कमेंट कर दीजिएगा, और ये जो अनसीन पैसेज है इसको भी मैं आपको हल करवा दूंगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए 2 अनसीन पैसेज आए हुए थे, पहला तो यहाँ पर ख़त्म होता है, देन आफ्टर अगला वाला भी यहाँ पर यहीं पर स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्रम से आगे बढ़ेंगे। तो फिर जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मतलब फ्री क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन नंबर 95 से हमको मिल रहे हैं। तो चलिए 95 को देखते हैं। डू लेटर का पूर्ण रूप क्या होगा। डू लेटर, डीओ लेटर, तो 95 का सही जवाब है ऑप्शन बी, डेमी ऑफिशियल लेटर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन है 96, डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू राइट द सरप्रेशन इन ए डीओ लेटर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 96 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है, तो इसमें कोई अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि विकल्प डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 है, नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है। नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का ऑप्शन ए, अधिसूचना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 99 आ गया है, और ये वो है कि विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये है अंतिम प्रश्न, और प्रश्न है कि प्रश्न क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ CSMOP। CSMOP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये हो जाएगा सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स, यानी कि विकल्प बी इसका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब 1 से 30 तक के प्रश्नों को कर लेते हैं डिस्कस। हालांकि ये जो प्रश्न हैं ये पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन आपकी सुविधा के लिए उन प्रश्नों को भी यहाँ पर मैं कर रहा हूँ डिस्कस, ताकि अगर आपने पार्ट 1 वॉच नहीं किया है तो भी आप इन प्रश्नों को देख पाएँ। तो देखिए प्रश्न क्या है कि 1857 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है, इसका उत्तर है सर सैयद अहमद खान।
फिर देखिए कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथी, यानी कि विकल्प सी सही है। और देखिए जो बौद्ध संगीतियाँ हैं बिल्कुल रट लीजिएगा और बिल्कुल डेट वाइज रटिएगा और किस राजा के काल में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये भी रट लीजिएगा। क्वेश्चन बनेगा किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान यानी कि मंत्रिपरिषद पाई गई थी, तो शिवाजी। सही जवाब ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। यह था लाहौर का अधिवेशन जो हुआ था 1929 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। प्रश्न होगा यहाँ पर निम्नलिखित में किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है, तो ये थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई जो थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। पानीपत की दूसरी लड़ाई बताया जा रहा है टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में, जो कि गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध जो था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, ये भी करेक्ट है, यानी कि विकल्प बी हमारा उत्तर बन जाएगा, जो कि सही नहीं है। असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया था, आपको पता ही होगा, चौरी चौरा जो घटना हुई थी उसी के कारण, तो विकल्प ए इसका करेक्ट है। और निम्नलिखित में महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था, यह था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी सही है। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। इसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है प्रेम्बल यानी कि आमुख। विकल्प ए। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 साल, याद रखिएगा 25 साल होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल माना गया है, प्रधानमंत्री बनने के लिए 30 साल माना गया है, लेकिन मेंबर बनने के लिए 25 साल माना गया है, याद रखिएगा इसको। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है कौन सा, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये भी संविधान का ही प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, तो फ्रांसीसी संविधान से। जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो फ्रांसीसी संविधान से ली गई हैं। फिर देखिए कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो सबसे छोटा लिखित संविधान भी लिखा गया है, जो कि गलत है। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है दुनिया का, ये आपको गर्व करना चाहिए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। 15 का सही जवाब है ऑप्शन बी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था, अनुच्छेद 243। ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। विकल्प सी सही है। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन सी करेक्ट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो ये है मौलिक अधिकार से, अनुच्छेद 32, जिसको BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, दैट इज ऑप्शन बी देवप्रयाग में। देवप्रयाग में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उसको भी रटिएगा आप लोग अच्छे से। सही जवाब इसका हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, कौन वायु प्रदूषक नहीं है, बताओ। ऑक्सीजन वायु प्रदूषक है क्या, नहीं भाई, ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम ही नहीं रहेंगे, तो ऑप्शन बी सही है। किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, यहाँ पर विकल्प डी सही है। ओ जो ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है, तो RBI बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप अक्सर इसको देखते रहते होंगे। फिर देखिए पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो ये होता है पुंकेसर स्टामेन। ऑप्शन ए करेक्ट है। त्वचा की सबसे ऊपरी परत कही जाती है एपिडर्मिस, दैट इज अधिचर्म। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर देखिए धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, तो धातुएं जो होती हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। विकल्प ए करेक्ट है इसका। उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो ये भारत गौरव योजना है। ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर देखिए निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ योजना को स्टार्ट किया था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान TLC स्टार्ट किया गया था, केरल में शुरू किया गया था। बाकी की जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 to 100 ये हमने अभी भी शुरू में किए हैं डिस्कस। तो ये था 100 प्रश्नों का संपूर्ण हल। अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर में आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा।
ऑफिशियल आंसर की आने वाली है। फिर हो सकता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर में आपको बदलाव भी देखने को मिले, लेकिन 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सभी प्रश्नों को मैंने ठीक से देख और समझ कर इसकी आंसर की बनाई है। तो ये है एक कंप्लीट आंसर की। अगर सेशन अच्छा लगा है और आपको लगा है कि ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।